जी सर। ठीक है। तो इसलिए इस दो सब्जेक्ट को मैंने, इसके टॉपिक्स वगैरह आप सबको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं। हम उसी टॉपिक के साथ साथ चलेंगे और ये इसको 2 मंथ में पहले जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके कंप्लीट करके नोट्स आपके सामने होंगे, ताकि आप जब जाओ एग्जाम में एक दफ़ा, एक 10-15 दिन पहले एक मॉक दे देना, बल्कि एक माह पहले मॉक दे देना, और फिर बस रिवीजन करना लास्ट वाले मंथ में, ताकि वो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आपके पास चीज़ें नॉलेज में हैं। ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर की सीरीज है, इसमें जो टॉपिक्स वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं, उसको अपने माइंड में रखना है। फिर इसमें जो चीज़ें हैं, थोड़े कुछ इसका जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स की, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। लाइक सम एक्रीमोनियस रियलिटीज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। एक्रीमोनियस होता है बिटर, तलख हकीकतें। ये सब्जेक्ट के बारे में, ये 2 सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में थोड़ी हकीकतें जो है ना, बड़ी तलख है। आप जब 2022 का इसका पेपर देखोगे तो आपको आइडिया होगा पाकिस्तान अफेयर का, 89% जो बच्चे थे वो पाकिस्तान अफेयर में फेल थे। 89% मीन्स के आधा, अगर पाकिस्तान की इस टाइम 22 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें से 20 करोड़ बच्चे फेल थे। इस तरह का आप लोगों ने वहां पर अटेम्प्ट किया था, या जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप इस सब्जेक्ट को ईजी नहीं लोगे। इस सब्जेक्ट में वो उड़ाता है तो ऐसे उड़ाता है कि आप फील ही नहीं करते कि आप पाकिस्तान फेयर में फेल हो सकते हो। इवन के जो शानजा फाइक थी, जो टॉपर रही है 2018 या 19 की, आई थिंक 18 की थी, तो उसका जब आप डीएम से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि शी वाज आल्सो फेल इन पाकिस्तान अफेयर, शी गॉट 38 मार्क्स। लेकिन वो इवन के राइटर भी है, उसके आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं, सब कुछ उसको पता है, टॉपर भी रही है, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान फेयर में फेल है। रीजन सिर्फ एक है कि बहुत ज्यादा इजी ले लिया होगा उसने, जो मुझे लगता है, या उसको वो वहां पर वो चीजें जो उसने पूछी है वो नहीं आती होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा फेलियर की रीजन ही बनती है। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे फेल हुए हैं ना, वो 2022 में हुए हैं, जिसमें 89% जो है इसके रेशियो है। ठीक है, ये एफपीएससी की वेबसाइट भी मेंशन है। तो इस सब्जेक्ट को आपने बहुत सीरियसली लेना। ये सब्जेक्ट आपकी, अगर आपके कंपलसरी मार्क्स में 300+ मार्क्स आ जाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, तो वो एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि आप लोग अच्छे ग्रुप में जाओगे। अगर इससे कम, 300 से कम होते हैं, तो वहां पर फिर आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हो। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 आपका जीएस है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो आप मार्क्स देते हैं, मार्क्स देते हैं। एंड थर्ड का प्रेस का। ये सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे और ऐसे का, ऐसे में तो आप जस्ट पास हो जाना इनफ होता है। पाकिस्तान करंट अफेयर में वो लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, और वो हम इसको इसी शेप में अपने जो है करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें, हाईएस्ट मार्क्स जो 2022 के मुताबिक हैं, वो हैं 47। तो सी के वहाँ पर कहाँ पे आप लोग स्टैंड कर रहे हो। तो फिर इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें पास होने के लिए 40 मार्क्स लेने होते हैं, और जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं उसमें पास होने के लिए 33 मार्क्स आपने लेने होते हैं। तो आपने मेहनत इस लेवल की करनी है कि आप लोग ये 40 मार्क्स अपने पहले 3 क्वेश्चन में ही पूरे करके चौथे क्वेश्चन को अपने एज बनाकर मार्क्स स्कोरिंग में आ जाए। ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया ये थोड़ा कि 89% बच्चे 2022 में फेल हैं, 40 वाला पास है। तो इसमें फेल होने की रीजन क्या है, क्या ऐसा क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान अफेयर पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फेल होते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से जहाँ पे ये लगता है कि ये फेल होने की रीजन होते हैं। पहली जो अप्रोच है वो है नॉन सीरियस बिहेवियर एज पेरेंट्स। अब लोग ये कहते हैं कि हम जो हैं पाकिस्तान में रहते हैं, ये पास पेपर ये चीज़ें देखते हैं, थोड़ा आइडिया है, हमें नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, ब्रॉडर साइंस में हम चीज़ों को कवर कर लेंगे। और वो जो नॉन सीरियस बिहेवियर होता है और ओवर कॉन्फिडेंस बिहेवियर होता है, दोनों इंसान को हमेशा डेंजर जोन में रखते हैं। नॉन सीरियस क्या है कि आप लोग असाइनमेंट नहीं करोगे। नॉन सीरियस क्या है कि आप लोग कहोगे कि मैं कल कल पढ़ लूंगा। नॉन सीरियस क्या है कि आप लोग ये समझते हो कि ये सब्जेक्ट जो है ये रैंडमली बस चीज़ें आपके माइंड में हो, आप परफॉर्म कर लोगे। तो ये बस अपने माइंड से जब ये चीज़ें निकाल लोगे, इसके साथ जस्टिस करोगे, तो ये भी आपके साथ जस्टिस करेगा। ठीक है। सेकेंड फेलियर की रीज़न है कि थोड़ा बैकग्राउंड का इशू होता है, कि जिस तरह उसमें प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी फंक्शन स्पेशलाइजेशन की,
उसमें एक उसने वर्ड यूज किया था कि एवरीवन इज नॉट फिट फॉर एवरी जॉब, कि हर कोई हर काम के लिए फिट नहीं होता। और यही बात है कि आप लोग सीएसएस में हर सब्जेक्ट के लिए फिट नहीं होते, इसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, और कुछ सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो सोशल साइंस के होते हैं उनके लिए इजी होता है कि वो जो है ये जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर वाले सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह उसको पिक कर लेते हैं। लेकिन जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करनी पड़ती है। तो ये बैकग्राउंड का इशू सेकंड पॉइंट पे आता है। फिर होता है कि जो आप इग्नोर कर देते हो पास पेपर को, और ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टेट होती है कि जब एग्जामिनर ने अपना माइंड आपको बता दिया, कन्वे कर दिया अपना मैसेज पास पेपर के थ्रू कि आप लोग इस चीज को करोगे तो आप लोग अपने मार्क्स वगैरह पिक कर लोगे और पास भी इसमें हो जाओगे। तो ये जो इग्नोरेंस होती है पास पेपर की और सिलेबस को आप लोग टच ना करना, तो ये चीज आपको फेलियर का बाइक देती है। फिर रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस टाइम पीक पे है, और अकेडमी के नोट्स वगैरह जो है ये भी अब हर एक के पहुंच में है। पहले ऐसा नहीं था होता, पहले ये चीजें अकेडमी के नोट्स वगैरह हर किसी के पास एक्सेस नहीं थी होती है। लेकिन अब जब जब से सोशल मीडिया का दौर है, ये शेयरिंग हो जाती है व्हाट्सएप पे, इनके पास डाटा वगैरह, तो वो जो है एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। तो दूर एरिया में बैठा शख्स भी उसको पता लग जाता है कि ये अकेडमी के ये नोट्स हैं, और वहां से फिर वो पढ़ लेता है। तो ये चीजें कॉमन हो जाती हैं, आपकी अपनी अप्रोच खत्म हो जाती है, और वो वहां पर आपका बेसिकली ये चीजों का बाइस बनता है फेलियर का। फिर है जी एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आप किसी एंगल को एक शेप पे रखते हैं। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में ये चीज एब्सेंस में ये आएगा कि आप किसी एंगल किसी भी इवेंट को एक नजरिए से देखते हो। लेट्स सपोज कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में क्राइसिस की रीजन क्या है, तो आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे बात ले आओगे कि सब पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ये है। लेकिन जो क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, ये क्रिटिकल थॉट होती है, वो दोनों चीजों को लेकर चलते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। ठीक है, ब्लेसिंग भी और कर्स भी। तो ये क्रिटिकल अप्रोच होती है, इसको आपने अपने अंदर बहुत ज्यादा फिट कर लेना, हर चीज को आपने दो एंगल में देखना है। ये इवेंट हुआ है, इस इवेंट की रीजन क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इम्पैक्ट पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होंगे, ताकि आपकी थोड़ी जो अप्रोच है वो थोड़ी ब्रॉडर सेंस में आ जाए। देन मैप्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, आपके जो एग्जामिनर है वो इसने बताया कि ना बच्चों के मैप्स वगैरह ड्रा होते हैं, और ना ग्राफ, वो ग्राफ्स वगैरह होते हैं, ना चार्ट्स होते हैं। रीजन क्या है कि प्रैक्टिस नहीं होती उनको, यहाँ पर इंडल्ज नहीं किया जाता, उनको अडेप्ट नहीं किया जाता, की तरफ लाया नहीं जाता। उनको कहा जाता है कि बस ठीक है आपको हमने पढ़ा दिया, अब आप जाएं और अपनी मेहनत के बलबूते पर जो हमने पढ़ाया उसे हासिल करें। ऐसा नहीं होता। ये चीजें आपके पेपर को कैसे चेंज करेंगे अदर अदर पेपर्स, अदर एस्पिरेंट्स के पेपर से, ये तीन पॉइंट्स हैं, मैप, चार्ट, ग्राफ। जब तक ये चीजें आपके पेपर में रहेंगे, आप वो लोग अच्छे वे में अपने एग्जामिनर के सामने आप एक्सप्रेस कर सकोगे। ये चीज अपने अंदर रखनी है। फिर है जी हेडिंग्स वगैरह का इशू। हेडिंग्स वगैरह एस्पिरेंट्स बहुत कम लिखते हैं, अगर लिखते हैं तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं लिखते हैं। अगर फर्स्ट करो कि मैं एक क्वेश्चन आ गया कि ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज अ रियल थ्रेट, अब ओवर पॉपुलेशन में इंट्रोडक्शन के बाद पॉपुलेशन का थोड़ा बैकग्राउंड देने के बाद थर्ड आप लिखोगे कि कैसे थ्रेट है, उसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन आप जो इसको वहाँ पर हेडिंग में लिखोगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होगी, उसकी वजह से वो आपको फेल कर देगा या मार्क्स कम देगा। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि रिसोर्सेज में आप लिख दोगे कि रिसोर्सेज जस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं एग्जामिनर को हिट करती हैं, हॉन्ट करती हैं कि क्या रिसोर्सेज, व्हाट डज इट मीन। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग होनी चाहिए। लास्ट पे है जी टाइम मैनेजमेंट का इशू, द मोस्ट सीरियस वन एंड द मोस्ट सीवियर वन। अगर कोई बच्चा 33 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है तो इट मीन्स कि उसकी प्रैक्टिस और उसके पास नॉलेज और उसके पास एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग 33 मिनट में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते, और थोड़ा आप इंक्रीज 40-45 मिनट में ले जाते हो, तो भी जो आप अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर जो क्वेश्चंस हैं, आप उनके साथ अनजस्ट करते हैं। सो बेटर यही है कि आप लोगों ने इसमें नहीं करा। ठीक है, तो ये कुछ रियलिटीज हैं जो आपके फेलियर का रीजन बनती है। फिर है कि सर, इन सब रियलिटीज को हमने देख लिया। वो जो आपने बोला था नो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो क्या था? मुझे नहीं पता चला उसका।
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि आपकी हेडिंग में ही आपकी जो पॉइंट है विजिबल होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर एक हेडिंग में देता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन में रीजन ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो रही है, कम हो रहे हैं, तो वहां पर अगर मैं जस्ट ये लिख दूंगा नेचुरल रिसोर्सेज, बजाय इसके कि मैं उसको एक्सप्लेनेटरी सेंस में लिखूँ, फ्रेजेस में लिखूँ, मैं सिंपल एक वर्ड लिख लेता हूँ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एग्जामिनर को कंफ्यूज करेगा कि व्हाट डज इट मीन, नेचुरल रिसोर्सेज क्या। तो ये जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे कि डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि आपने पूरी बात को विजिबल कर दिया। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है चीज़। ठीक है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जिसकी वजह से हम ये जो पासिंग रेशो है या हम हमारा शुमार जो है उन लोगों में हो जो जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह पास कर लिया है। तो जहाँ तक मेरी अप्रोच थी वो भी मैं आपको उससे शेयर करूंगा, जो मैंने इस पूरी सीएसएस की जर्नी में कन्वर्सेशन के साथ, मेंटोर्स के साथ बैठकर, अकेडमीज को ज्वाइन कर कर, सेशंस वगैरह लेकर या देकर, जो मैंने अपने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपने टॉपिक को ट्रूली वे में अंडरस्टैंड करना है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी रीज़न क्या है और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में होती है। तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक को लेना है, बजाय इसके कि आप उसके नॉलेज में जाओ। पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, कैसे होते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं दुनिया में, क्या चल, कैसे एनर्जी क्राइसिस है, और इसमें कौन कौन से ऑथर्स ने बुक लिखी है, ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो ये टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ये यही आपका गेम चेंजर होता है। ठीक है। सेकेंड है कि आपने पूरे दुनिया में टोटल सीएसएस के में अगर आप देखोगे 15 जो मुल्क है ना उसके बारे में अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग पाकिस्तान या करंट अफेयर में फेल हो सकते हो, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो। तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि हमने किस किस मुल्क पे ज़्यादा फोकस करना है और किस किस कंट्री को हमने छोड़ देना है। ठीक है। और फिर है कि पास होने के लिए आपने पिछले 10 साल के या मैक्सिमम मिनिमम जो है 6 ईयर्स के पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं। 16 की से पहले आपका सिलेबस और था, 16 के बाद आपका सिलेबस और हो गया है। अब आपका जो सिलेबस है ये थोड़ा डिफरेंट है 16 से के बाद का, लेकिन अब वही चल रहा है। तो 16 से लेकर ऑनवर्ड जो है आप अपने पेपर्स वगैरह सोल्व करेंगे और मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपने क्वेश्चंस जो है ना लाइफ में डेली, whether it can be on political, whether it can be on economic, whether it can be on constitution, whether it can be on any topic, whether it can be on Kashmir और foreign policy etc. ठीक है। तो ये आपने लास्ट में आपने ये करनी है चीजें। ठीक है। अवॉइड रिडंडेशन एंड फिक्स योर टाइम इन विच 33 मिनट्स पर क्वेश्चन मेंशन है। रिडंडेशन होती है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा तो उसमें आप एक ही चीज को, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जो है रिलेट कर रहे हो, बजाय इसके कि आप चेंज कर आप रिलेट कर रहे हो, या आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ रिपीटेडली सेम आर्गुमेंट्स के साथ कर रहे हो। ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपको एनर्जी क्राइसिस आ गया है और सेकंड आपको क्वेश्चन वाटर क्राइसिस आ गया है, तो आप एनर्जी क्राइसिस में अगर सेम पॉइंट्स लिखते हो और वाटर क्राइसिस में भी सेम पॉइंट लिखते हो तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा क्वेश्चन में। तो आपने इसलिए अपने माइंड में चीज़ें रखनी है कि रिडंडेशन यानी कि वो सेम चीज़ें नहीं आपने लिखनी है, चीज़ों को आपने चेंज करके लिखना है। और टाइम तो आपने 33 मिनट में, ये कंपल्सरी है, इम्पेरेटिव है कि आपने 33 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व लास्ट में करना है। स्टार्टिंग में आपका एक क्वेश्चन 1 आवर में भी जाएगा, 60 मिनट्स में भी जाएगा, मोर देन 60 मिनट्स में भी जा सकता है, लेकिन विद टाइम बिंग आपने ट्राई करनी है कि आप इसको मैक्सिमम जो है ना 35 और मिनिमम 30 या 33 में यहाँ पर आपने क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक है। फिर जी हेडिंग्स वगैरह आपने बहुत ज़्यादा लिखनी है। हेडिंग्स आपने एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखनी है और ट्राई करनी है कि आप हर क्वेश्चन की 12 से 13 हेडिंग्स लास्ट में दें। और हेडिंग के नीचे जस्ट आपने उल्ट पटांग बातें नहीं लिखनी, आपने जो सोर्स होगा पहली लाइन में वो लिख देना है, फिर उसके बाद थोड़ा आपने बता देना है, फिर मूव कर देना सेकंड हेडिंग पे। एग्जामिनर आपका पूरा पेपर कभी नहीं पढ़ता, हेडिंग से ही वो जज कर लेता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो हेडिंग
आप कितनी अच्छी वाइब्रेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि एग्जामिनर जब वो पढ़ ले वहां पर उसको आइडिया हो जाए कि आपने नेक्स्ट में यही बात की होनी है। तो मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी हेडिंग्स वगैरह भी, आपको बताऊंगा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स क्या होती हैं। तब तक आप लोग सीख भी जाओगे, ठीक है। फिर है जी मैप, चार्ट्स, ग्राफ, कोटेशंस, ये तो आपने हिफ्स कर लिए हैं। पाकिस्तान का मैप मैं आपको दूंगा टास्क। आपने कहा मुझे पाकिस्तान का मैप तैयार करके पूरा कंप्लीट मैप अच्छे वे में वो मुझे आपने रिप्रेजेंट करना है। और मैं आपसे उसके बारे में पूछूंगा भी कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के ये कहाँ पर लोकेट करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे रीजन का मैप करेंगे। फिर रीजन के बाद हम पूरे वर्ल्ड का मैप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर मैप अंडरस्टैंड हो गया तो आपको पूरी दुनिया में चीजें का पता लग जाएगा कैसे रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो सर कल मैप एक ड्रॉ टास्क है करना आपके है। लिए कि आपने मैप ड्रा करना है, बिल्कुल ड्रा करना है, सिंपल सा है। अभी जस्ट आपने प्रोविंसेस का मैप ड्रा करना है कि पंजाब इधर है, केपी के इधर है, बलोचिस्तान इधर है, सिंध इधर है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो बाउंड्रीज है, पंजाब किसके साथ कनेक्ट करता है, सिंध किसके साथ करता है, ये बाद में करेंगे। लेकिन अभी जस्ट आपने मैप ड्रा करना है। मैप ड्रा करने के बाद आपने वो करना है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ सिंपल सा मैप, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने तैयार किया था मैप। एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पे मुझे पेंट ओपन करना होगा। वेयर इज द पेंट। सर कर लेंगे ड्रॉ, समझ चलो, में आ गया है। हाँ ठीक है, वो कर लेना। अब मुझे वो पेंट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सिंपल वे में जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने तरीका वो सीखा था, मैं ट्राई करूंगा कि आपको सिंपल वे में अगर कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है। जी सर। तो ठीक। मैं पाकिस्तान से आपको ये ट्राई करना है। फिर है जी आपने चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, कोटेशंस कोटेशंस आपने ट्राई करना कि अगर आप कोटेशन सामने डायरेक्टली या उसको टू द पॉइंट नहीं कर पा रहे, आप लोग उसको उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं आपका। ये फिर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैप ड्रॉ होता है, कुछ क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ होता है, कुछ क्वेश्चन में कोटेशंस वगैरह, एंड कुछ क्वेश्चंस में आपके चार्ट वगैरह। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जी आयशा, कोई क्वेश्चन है? सर पूछना है कि ये जो कोटेशंस हैं ये इससे क्या मतलब है, जो आम जैसे हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां से हम कोई पुट करते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं या हमने बुक से वो लिखनी है, आप कह रहे हैं ना कोटेशंस। नहीं, कोटेशन होती है नहीं, कोटेशन होती है सइंग ऑफ एनीवन। किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी की जो सइंग होती है ना, हम उसको कोटेशन कहते हैं, ठीक है। और जो वहां पर आप किसी आर्टिकल से पिक करते हैं, हम उसको रेफरेंस कहते हैं। इसके लेट्स सपोज के नेल्सन मंडेला की कोई कोटेशन आप एजुकेशन पे, विल ड्यूरेंट की कोई एजुकेशन पे, बर्टन रसल की उसके थ्रेसिंग, उसकी एक कोटेशन है, ओके बेगिस सर दीवार, ठीक है। इट इज द पुअर हु पे, ठीक है। तो ये साइंस होती हैं कोटेशंस वगैरह, तो ये आपने तैयार कर लेनी है हर इवेंट की। तो ये फिर आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है इनहांस होते हैं। फिर है जी आपने रेफरेंस जो है वो फर्स्ट लाइन में ड्रा कर कर एग्जामिनर को ये बता देना है कि ये जो है मेरा रेफरेंस है, और एग्जामिनर रेफरेंस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान करंट अफेयर में जितने रेफरेंसेस होंगे, जितने जितने भी आप लिख सकते हो ना, लिखें। यहाँ पर कोई लफ्ज़ों की छूट नहीं है, कोई कैद नहीं है लफ्ज़ों की, कोई किसी किस्म का जो है रोक टोक नहीं है। जितना आप लिख सकते हो 33 मिनट में एक सवाल में, उतना लिखें। जितने ड्रा कर सकते हो मैप, जितने चार्ट्स वगैरह, जितने फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स वगैरह के, आप किसी न्यूज़पेपर का रेफरेंस नहीं पुट करेंगे। हाँ, उस न्यूज़पेपर में उसने अगर किसी मिनिस्ट्री का रेफरेंस दिया हुआ है, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस दिया, तो वो आपने अपने माइंड में रख लेना है। लेट्स सपोज के अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में आपने रखनी है। फिर है जी ये पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर के लिए कुछ चीज़ें हैं, ये आपने आज से ही बल्कि ट्राई करनी है कि मैं रोजाना आपसे पूछूंगा
जो आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा सुबह कल से, उसमें मैं आपसे शाम को डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने इससे क्या पढ़ा, और आपने मुझे समरी उसकी प्रेस ही बनाकर भेजनी है। ठीक है, आई विल शेयर यू वन आर्टिकल ऑन डेली बेसिस इन द ग्रुप, और आपने उसकी मुझे प्रेस ही बनाकर भेजनी है, और नोट्स अपने पास महफूज कर लेने हैं। और वहाँ से आपने जो फैक्ट बुक्स वगैरह हैं उसको भी निकाल लेने हैं। फैक्ट आज से आपकी शुरू हो गई है पाकिस्तान करंट अफेयर की। कुछ चैनल्स हैं जिसमें CGTN है, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, दिस वन, ये वाला, दिस वन। ठीक है, चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, ये RT रूटर्स है रशिया का, अल जजीरा जो है ये मिडल ईस्ट का है, एंड प्रोजेक्ट सिंडिकेट पर भी तो सामने आसान डेली बेस पे आपने पढ़ना है। नहीं समझ आ रही उसकी वर्डिंग है तो पाकिस्तान ऑब्जर्वर लास्ट में पढ़ लेना। वन आर्टिकल, अगर एक दिन में आर्टिकल आए हैं, 2-3 आए हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों का काम है कि आपने उसको पढ़ना है। एंड लास्ट पे जी, आपने इतनी मेहनत कर तो ली है, नॉलेज भी आपके पास आ गया, डाटा भी मिल गया, क्वेश्चन भी आपने हो सॉल्व कर लिए, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को चेक नहीं करवाओगे तो डेफिनेटली वो फिर स्टे आप अपने डेंजर जोन में रहोगे। मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स का मतलब यही है कि हमारी ये गलतियां हैं। मिस्टेक्स को हल करना अक्लमंद, मिस्टेक आपकी होंगी, मैं हाईलाइट करूंगा, बहुत ज़्यादा होंगी, बस आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होता रहेगा, मिस्टेक कर 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 खत्म कर 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 उसे, उतना ही अच्छा होगा जब आप अपने पेपर में बैठोगे। ठीक है, तो इस हवाले से आपने बेफिक्र रहना है कि मैं मिस्टेक्स निकाल लूंगा, और आप थोड़े से मायूस हो गए, बल्कि आप लोगों ने थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री वे में अपने आप को इसकी ये जो चीजें हैं उसको लेके जाना है। ठीक है जी, ये थे वो क्या ऐसे रीजन थी जिस वजह से मैं पास हुआ था, टेस्ट मेरे क्लियर हुए हैं सारे। ये है जी कि जो पास पेपर थे सबसे पहले मैंने वो किए थे, वो इस तरह किए थे कि मुझे आइडिया हो गया था कि ये जो है क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछ रहा है। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में, पाकिस्तान फेयर में वो हर दफा ही पूछ रहा है, या एनर्जी क्राइसिस पूछेगा, वाटर क्राइसिस पूछेगा, तो मुझे ये साइकी का पता लग गया था कि ये इस चीज को टच कर रहा है, तो वो भी मैंने उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी थे ना थीम्स जो मेरे माइंड में इस टाइम क्लिक करते थे, उसको मैंने पिक कर लिया। लेट्स सपोज कि इसको मैंने रिलेट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, अब क्वेश्चन आ गया था, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वाला और एग्रीकल्चर दोनों आ गए थे, तो चीज़ों पे का पता लग जाता है फिर। तो ये पास पेपर लाजमी। फिर है जी जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो मैं डेली बेसिस पे भी पढ़ता हूँ, तब भी पढ़ता था, अभी पढ़ता हूँ। एक आपको पता लग जाता है कि दुनिया की हैपनिंग का, पाकिस्तान की हैपनिंग का, और आपका जो नॉलेज है ये बिल्डअप होता रहता है। फिर विजिट करते रहे वेबसाइट्स वगैरह डेली बेसिस पे, जो स्टेट की वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें जो न्यू लॉज पास हुए होते हैं वो आपको आइडिया हो जाता है, और जो न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं उसका आपको पता लग जाता है। ये मैं करता रहा हूँ। फिर है मॉक दें, मैक्सिमम मॉक दें, और हाँ जी, ये वो थोड़ी मैंने अपनी तारीफ लिख दी है कि जो टॉपर्स बैच थे उसमें मेरे सारे टेस्ट थे, मेरे किसी टेस्ट में 14 से कम मार्क्स नहीं आए। आई विल शेयर दैट टेस्ट विद यू, मैंने कैसे ये टेस्ट पास किए थे, कैसे क्या मेरी अप्रोच थी, मेरे क्या वो थे मॉक वगैरह भी मैं आपसे शेयर करूंगा कंप्लीट जो मैंने दिए हुए हैं। और उससे फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि थ्री थ्री आवर्स में आपने अपनी बात को कैसे मनवाना होता है एग्जामिनर के सामने। फिर जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है वो MCQs होते हैं। MCQs की प्रेपरेशन आपने बहुत अच्छी करनी है। CSS के, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के जो पास्ट ईयर के MCQs हैं 20 ईयर्स के, वो कर लो। और पाकिस्तान जो पाक MCQs वेबसाइट है उसको आपने विजिट करना डेली बेसिस पे, उसके आपने MCQs करनी है। ठीक है जी, फिर वही चीज़ है, मैंने मैथ्स वगैरह चार्ट्स वगैरह अपने माइंड में फिट कर लिया था कि मैंने ये चीज़ें बनानी बनानी है। और फिर मैंने अभी भी जो पेपर हुए हैं वो सब में मैंने बनाई है। मुझे पूरे दुनिया का तो नहीं अब थोड़ा आइडिया, लेकिन रीजनल मैप मुझे बहुत अच्छा आता है, पाकिस्तान का मैप बहुत अच्छा आता है, और चार्ट्स वगैरह एंड ग्राफ्स वगैरह वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग उस पर कैसे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, कि आपने अगर एक बात सिंपल वे में कैसे लिखती हैं और एक बात फैंसी वे में jargons या मैप्स वो ड्रॉ कर कर कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, जो एक 10 नंबर में स्टैंड करता है और एक 14 या 15 पे। फिर जी
ये जो एनालिसिस होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑल क्वेश्चन, ये 3-4 हेडिंग्स आपके हर क्वेश्चन में होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, डिफाइनिंग या बैकग्राउंड, क्रिटिकल एनालिसिस, कंक्लूजन। 4 हेडिंग्स आपकी हर क्वेश्चन में होनी चाहिए और बेहतर वे में आपने ये चीज़ों को लिखना है। फिर हाँ, टाइम मैनेजमेंट का था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे मैंने मैनेज किया था, वो था क्लिक क्लिक कर। अभी भी आप कहोगे तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने अभी कहा है ना 4 हेडिंग्स होनी चाहिए, ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। आपका जो क्वेश्चन होता है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स सपोज के क्वेश्चन आ गया कि फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, कि कश्मीर काज का मुस्तकबिल क्या है, तो वहां पर भी 4 हेडिंग्स आपकी आएंगी। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ इवेंट, या एवोल्यूशन ऑफ क्राइसिस, या डिफाइनिंग कश्मीर काज। इस जो बी आपकी हेडिंग होती है, इन तीनों में से आप एक पिक कर सकते हो। जो सेकंड लास्ट हेडिंग होती है वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होती है, और जो लास्ट हेडिंग होती है वो आपकी कंक्लूजन होती है। ये 4 हेडिंग्स आपने हर क्वेश्चन में लास्ट में लिखनी है। अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिखना तो फिर आप करंट स्टेटस जो आपने कल बात की थी, आप उसको लिख सकते हैं। ये दो चीजें, क्रिटिकल एनालिसिस या करंट स्टेटस या करंट डेवलपमेंट, वो ये पॉइंट्स आपने अपने क्वेश्चन में लास्ट में लिख लेने हैं। ये 4 मेन हेडिंग्स होती, 4 मेन तो नहीं, लेकिन 4 वो हेडिंग्स हैं जो आपके क्वेश्चन को चेंज करती हैं या थोड़ा अच्छा बना देती हैं एज कम्पेयर टू अदर बच्चों के क्वेश्चन से। ठीक है। इंट्रोडक्शन बी में या तो आप डिफाइन कर दोगे, या तो आप बैकग्राउंड को दे दोगे, या तो एवोल्यूशन को दे दोगे। ये सेकंड लास्ट पे या तो आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख दोगे, या तो आप करंट स्टेटस लिख दोगे, एंड लास्ट पे आपका कंक्लूजन ही होता है। तो ये 4 हेडिंग्स हैं, जिसको आपने अपने माइंड में फिट कर लेना और बहुत अच्छे वे में कर लेना, इसके बगैर आपका क्वेश्चन जो है अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी। और मेरी भी यही अप्रोचेस थी हर क्वेश्चन में, मेरा ये चीज़ें थी कि इसी वे में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और फिर है जी, अब मेरे सेशन में क्या होगा, उस पर ये है कि मैंने आउटलाइन आपको शेयर कर दी हुई है कि इस आउटलाइन के मुताबिक हम चलेंगे। जैसे आज का लेक्चर शाह वलीउल्लाह है, तो ये सेशन खत्म होने के बाद आई विल शेयर यू द सेम आईडी, तो फिर हम शाह वलीउल्लाह पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। और फिर ये करना है कि प्रोडक्टिव नॉलेज आपके पास हो, रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठे करने हैं, और ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाके बैठो और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली रेफरेंसेस वगैरह पुट कैसे करने हैं। बहुत उसको पता होता है कि बंदा भूल जाता है रेफरेंसेस वगैरह पुट करना, वहाँ पर आ ही नहीं रहे होते, वहाँ पर आप कहते हो कि मैंने ये रेफरेंस पीछे पुट किया, मैं दोबारा क्यों करूँ। तो ये प्रैक्टिस से होती हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, पहले 10 12 13 14 15 क्वेश्चन में आप लोग तो भटकते रहोगे ना इधर उधर। ठीक है। और ये भटकना तासुर देता है कि आप लोग जो बाद में एंड पे भटकना था वो अभी भटक रहे हो। तो इस चीज़ पे आपने फोकस रखना है कि आपने अपने क्वेश्चन को कैसे करना है। और मेरा अगर जो वो चीज़ होगी कि अगर आपको तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि अगर मैंने आपको अगर 11 नंबर दिए ना किसी सवाल में, तो एग्जामिनर जो CSS वाला होगा वो आपको 11 से ऊपर ही नंबर देगा, नीचे नहीं देगा। अगर आपको 10 से नीचे नंबर दिए हैं तो इट मीन्स कि आप लोग डेंजर जोन में एग्जिस्ट करते हो, आप लोग जो है वो एवरेज स्टूडेंट हो। तो आपने 11 से 15 के दरमियान अपने आप को फिट करवाना है। फिर है जी, एस्पिरेंट को जो है वो टेक्निक्स जो हैं फॉलो करनी चाहिए उन लोगों की जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं, ना कि उन लोगों की कि जो लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, खुद इम्प्लीमेंट नहीं होता उनका। ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो अप करोगे तो फिर होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। ये आपको 35-33 मिनट में ही करना होगा, करना लाजमी होगा। इसके बगैर नहीं गुजारा, और इसके बगैर आपको सर्वाइव भी नहीं होगा। ठीक है। मेरे सेशन में ये टाइम टेक्निक्स जो हैं और टाइम मैनेजमेंट के रूल्स जो है, इसको आपने फॉलो लास्ट में करना है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टू डेवलप क्रिटिकल थॉट। न्यू आइडियाज़ मतलब कैसे होंगे कि हर एक ने डेली बेसिस पे ग्रुप में डिस्कशन करनी है। चाहे आप लोग एक एक टॉपिक पिक कर लो जिस पे आप सबकी कमांड है, उस टॉपिक को लेकर आप लोगों ने डिस्कशन करनी है ग्रुप में। और अगर ग्रुप में डिस्कशन कर